हाय गाइस, मैं हूं सुनील कुमावत। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे मोटो विद सुनील। तो आज की टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल के रिलेटेड। सो आज डेफिनेटली सब जन एक्साइटेडमेंट होंगे कि आईपीएल आज इवनिंग 7:30 से शुरू होने वाला है और फर्स्ट मैच सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस है। तो इसी रिलेटेड आईपीएल के रिलेटेड आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा चलता है आईपीएल में। और अभी अमाउंट तो बहुत ही कम दिखाता है कि जो विनिंग टीम है उसको 20 करोड़ मिलता है, मगर ये अपार्ट फ्रॉम दैट कि 20 करोड़ से ज़्यादा एक बिज़नेस है जो नंबर इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है वो। तो गाइस आईपीएल में बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स बिजनेस होते हैं इसके अंदर। तो अपन इसको आईपीएल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आईपीएल आने से पहले हिस्ट्री जब अपन हिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें 2007 आईसीएल के नाम से स्टार्ट होने वाला था, इंडियन क्रिकेट लीग। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने ऑब्जेक्शन दे दिए कि इस रीज़न से कि ये शायद ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इंडिया को सूट नहीं होगा और कुछ ऐसे कंडीशंस लगा दिए प्लेयर्स को कि अगर वो इस टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करते तो आगे फ्यूचर टूर्नामेंट्स में जैसे इंडिया रिलेटेड में उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन मिल जाती थी। तो इसी के कारण प्लेयर्स को आगे जाने का मौका नहीं मिला और फीस के जैसे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फ़ीस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बीसीसीआई ने क्या कर दिया कि वो फ़ीस को भी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसी के कारण तो प्लेयर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ आईसीएल पे। तो इसी के रीज़न की वजह से आईसीएल इतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर 2008 में जब बीसीसीआई ने अनाउंस करा कि आईपीएल के बारे में अपने जो बीसीसीआई के हेड थे वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी, तो इनके द्वारा आईपीएल के बारे में एक अनाउंसमेंट करने के बाद यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ इंडियन के क्रिकेट में। डेफिनेटली एक आईपीएल बहुत ही बूमिंग और सबसे बड़ी लीग है जहाँ पे 2 मंथ्स से ज़्यादा डे स्पेंड करते हैं इस लीग पे। और पूरे फॉरेन प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स और जो कैप्ड अनकैप्ड प्लेयर्स है, जो न्यू प्लेयर्स है जो अभी तक इंडियन टीम में कभी खेल नहीं पाए, उन लोगों को भी एक अच्छा मौका मिलता है इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अपने स्किल सेट्स को बताने के लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स को, इंडियन यंगस्टर्स को, वो अपने ड्रेसिंग रूम को शेयर करें या एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ। जैसे एग्जांपल ले लो, सीएसके के प्लेयर है एमएस धोनी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और बहुत बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि इनसाइड इनके बिज़नेस में क्या क्या रोल है, क्योंकि एक 20 करोड़ तो एक बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है एक किसी टीम को विनिंग अमाउंट को कंपेयर करने के लिए, पर इसके पीछे एक बहुत ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस लाइक बीसीसीआई एक मेन हेड है और बीसीसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ पे टैक्स पे नहीं करती। तो आप सब जने शायद शॉक हो जाएंगे कि टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे बीसीसीआई, क्योंकि एक बीसीसीआई एक अंडर रजिस्टर है कि ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या प्रॉफिटेबल के लिए बिजनेस नहीं करती है, नॉर्मल चैरिटी के लिए करती है और एज वेल एज इंडियन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए करती। तो हाल फिलहाल भी आप न्यूज़ में देखे होंगे कि बीसीसीआई वर्सेस टैक्स के रिलेटेड कुछ केसेस हुए थे, वो फेवरेबल वापस बीसीसीआई को फेवरेबल हो गया था वो डिसीजन, क्योंकि ये लोग प्रमोशंस कर रहे हैं क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो एंटरटेनमेंट एक डेफिनेटली एक फैक्टर है, पर इनका मेन फोकस क्रिकेट के ऊपर था। तो ये अगेन अपन घूम फिरा के वापस बीसीसीआई के ऊपर जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई तो एक मेन हेड है जहाँ पे आईपीएल का टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करे और वहाँ से वो लोग टेक ओवर करे। तो यहाँ पे 3 मेन पिलर्स डिस्कशन करना चाहेंगे कि जहाँ से आईपीएल की मेन 3 पिलर्स के ऊपर ये आईपीएल पूरा बेस्ड है। तो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर मेन फर्स्ट पिलर तो ब्रॉडकास्ट है, फिर सेकंड पिलर है स्पॉन्सरशिप्स और द थर्ड पिलर है आईपीएल टीम्स। सो अपन फर्स्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर बात करेंगे कि जैसे ब्रॉडकास्ट जो मीडियम जो अपन एक मीडियम से अपन लाइव मैचेस देखते हैं, तो वो एक मीडियम ऑफ टेलीविज़न या एंटरटेनमेंट मीडियम है। तो वो मीडियम जो क्या करते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट चैनल को कॉपीराइट्स खरीद लेते। तो जैसे स्टार्टिंग में आईपीएल में जब 10 ईयर्स का प्रॉफिटेबल था, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन था, तो जब स्टार स्पोर्ट्स से पहले सोनी टेलीविज़न ने ये कॉपीराइट्स ले लिए। तो सोनी टेलीविज़न्स के ऊपर मैचेस पूरे लाइव आते थे। तो यहाँ से फिर बाद में चेंज हो गए जब बेडिंग हो, इसके लिए भी अच्छी खासी बेडिंग होती है। फिर नेक्स्ट आगे स्टार स्पोर्ट्स, फिर बाद में अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जियो
अंबानी ने भी ये राइट्स खरीद लिए, तो अंबानी में भी खुद अच्छे खासे अमाउंट से ये राइट्स लेके ये परमिशंस लेके कॉपीराइट्स लेके अभी जियो टीवी में आप डेफिनेटली ये पूरे मैचेस का आनंद लेंगे और फ्री है ये सब कुछ। तो गाइस ये तो हो गया अपने ब्रॉडकास्ट। तो सेकेंड पिलर ये है कि स्पॉन्सरशिप्स। तो या गाइस यहाँ पे 2 स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, एक तो होते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप और एक नॉर्मल स्पॉन्सरशिप जो ब्रांड रिलेटेड होते हैं। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप आप डेफिनेटली सुनेंगे कि आईपीएल तो एक ब्रांड तो है ही है, मगर उसके साथ आईपीएल एक सिंगल वर्ड से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली उसके आगे कुछ ना कुछ नाम सुने होंगे। जब स्टार्टिंग में जब आईपीएल आया तो डीएलएफ बोल के एक आईपीएल था, फिर बाद में स्लोली वीवो आ गया था आईपीएल, फिर बीच में एक ड्रीम लेवल आईपीएल आ गया। तो गाइस इसको भी स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए भी बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट स्पॉन्सर्स करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 49 CR था, 49 CR करोड़, फिर 79 करोड़, ऐसा जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया और आईपीएल का एक बूम, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, तो उसका बेडिंग प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। तो गाइस अभी रिसेंटली जब इंडिया वर्सेस चाइना रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, वार स्टार्ट हो गए थे, तो जब गाइस जो वीवो था वो वीवो डेफिनेटली चाइना के अंडर में था, तो वीवो ने 4040 करोड़ का बेडिंग देके वो 3 टर्म्स लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ गए थे। बट ये कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बीच में ड्रीम लेवल आके जो इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे, तो ड्रीम लेवल बीच में आ गए। फिर अभी रिसेंटली टाटा आईपीएल के नाम से जाना गया 2 इयर्स के लिए, तो डेफिनेटली इस ईयर भी टाटा आईपीएल के नाम से आप डेफिनेट एक ब्रांडिंग इसके ऊपर देख सकोगे। तो गाइस तो ये तो हो गया टाइटल ब्रांडिंग, यहाँ से भी बहुत खासा अच्छा अमाउंट आता है। और इसके साथ साथ जो टाइटल स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग में इसमें जो भी अमाउंट आता है, बीसीसीआई क्या करती, फर्स्ट 50% अपने पास रख लेती और 50% टीम्स को दे देती। तो टीम्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स को वो लोग अपने हिसाब से वो लोग आगे चला पाते हैं। तो गाइस सेकेंड स्पॉन्सरशिप्स के अंदर अपन को एक मेन टैग यह आता कि जैसे कि ब्रांड स्पॉन्सर्स। तो ब्रांड स्पॉन्सर्स बहुत डिफरेंट लेवल में होता है। जब एक मैच में ब्रेक लेते हैं, स्ट्रैटेजिक ब्रेक, तो उसके अंदर भी एक स्ट्रैटेजिक टायर्स के ब्रांड को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ से भी अच्छा खासा अमाउंट आता है। फिर जैसे एम्पायर्स के ऊपर पेटीएम का रिलेटेड ब्रांड एड्स हो, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा खासा, ये तो ये एक सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर, सेकंड पिलर पे स्पॉन्सर्स के ऊपर। तो थर्ड द मेन क्राइटेरिया है पिलर नंबर 3 का, तो ये है कि आईपीएल टीम्स। तो गाइस आईपीएल टीम्स ओनर्स जो रहते हैं, ओनर कोई भी हो सकता है, जो बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा बिजनेसमैन हो, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज हो। तो गाइस बिजनेसमैन या कोई इंडिविजुअल या आईपीएल टीम बनाने के लिए बहुत कोशिश करता, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल तो शायद बहुत 20 करोड़ का तो ऊपर से जो अमाउंट सभी को दिखता है, पर गाइस इसके अंदर बहुत अलग वे से टीम खरीदने के लिए फर्स्ट 2 ऑप्शंस मिलते हैं किसी को भी टीम खरीदने के लिए। एक कुछ शेयर्स ले सकते हैं वो टीम के अंदर, जैसे कि रिसेंटली LIC ने भी लिया था 6.04% शेयर्स CSK के अंदर, और आर टीम राजस्थान रॉयल्स के अंदर रेड बर्ड बोल के कंपनी ने भी शेयर्स लिए। तो गाइस तो शेयर्स लेके भी अपन कुछ ओनरशिप मेंबर ले सकते हैं आईपीएल टीम्स के अंदर। और दूसरा वे है कि बीसीसीआई खुद अनाउंसमेंट करती है, अगर आगे फ्यूचर में कुछ टीम्स को ऐड करना है, न्यू टीम्स को ऐड करना है, तो वहाँ से बेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे रिसेंटली 2 टीम्स ऐड हुए थे, लखनऊ और गुजरात टाइटंस, तो इसके लिए भी बेटिंग स्टार्ट हुई। फर्स्ट 10 लाख एक डिपॉजिट अमाउंट रहता है किसी को कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ओनरशिप मेंबर होने के लिए आगे। तो यहाँ से मेंबर 10 लाख के देने के बाद एक ईमेल। तो गाइस बेटिंग एक सर्टेन अमाउंट रहता है, 3000 करोड़ का एवेल्यूशन है कंपनी के द्वारा, जैसे कि उनका रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन 3000 करोड़ का अगर एबो है तो वो लोग एलिजिबल है। एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है हर एक किसी भी बेटिंग के लिए, तो इनका एक 3000 करोड़ का एलिजिबल क्राइटेरिया है। फिर इसके साथ साथ 10 लाख उन लोगों को डाउन पेमेंट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, फिर एक ईमेल के द्वारा। फिर वो ईमेल से इनको रिस्पॉन्स आता है, और एक बीसीसीआई के हाथ में रहता है कि वो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी रीजंस। तो ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं इसके अंदर। तो गाइस आगे फिर इन लोगों को एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप खुद का जो टीम वो लोग ऐड कर रही है, टीम का उनको ओनर बन जाए। तो गाइस इसके अंदर बहुत कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अच्छे खासे टीम्स है, CSK, मुंबई इंडियंस है, तो इनके पास अच्छा खासा पैसे है, मगर गाइस बीसीसीआई एक ऐसा रूल्स फॉलो करती है कि हर एक टीम को 85 to 90 CR
एक पर्टिकुलर टीम को देती, वहाँ से क्या उनके खुद को टीम को बना सके। तो हर एक टीम में एटलीस्ट 15 to 25 प्लेयर्स होना ज़रूरी है। इसके अंदर 8 to 9 प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स होना जरूरी है, और कैप्ड प्लेयर्स होना ज़रूरी है, और अनकैप्ड प्लेयर्स ज़रूरी है। अनकैप्ड प्लेयर्स विच मीन्स कि जो अभी तक आज तक कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स या इंडियन को रिप्रेजेंट ना करें। तो जैसे कि नॉर्मल डोमेस्टिक प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलते हैं, इन लोगों को अनकैप्ड प्लेयर्स बोलते हैं। तो गाइस ये यहाँ से रूल ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी टीम CSK हो या मुंबई इंडियंस हो, ये अच्छे खासे पैसे इनके पास है, तो क्या ये लोग अच्छे प्लेयर्स को ले सकते हैं। ये रीजंस ना हो कि हर एक पूरा एक वर्ल्ड टीम बना सके ये लोग। तो इसी के कारण क्या हर एक टीम को एक 85 to 90 CR दे सकते थे, यहाँ से कि ये लोग बेडिंग स्टार्ट करें। और बेडिंग के रूल्स भी ऐसे होते हैं कि फर्स्ट कैप प्लेयर्स होते हैं, फिर फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, फिर अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आप सभी जने को पता है कि विनिंग अमाउंट 20 CR है, फर्स्ट विनिंग अमाउंट, और रनर अप को है 13 CR, फिर बाद में 7 CR 7 crores फॉर द थर्ड टीम, एंड द फोर्थ टीम इज़ 6.5। तो टीम ओनर्स को एक विनिंग टूर्नामेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गाइस इन लोगों को आगे टॉप 4 में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या है टॉप 4 आने के बाद एक 4 to 5 एक्स्ट्रा मैचेस खेलते हैं। इससे क्या इनका रेवेन्यू और बढ़ जाता है। जैसे 80% जो होम टीम ऑर्गेनाइज कर रही है, वो होम टीम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लेयर्स के अमाउंट, और 20% वो ग्राउंड को। तो गाइस एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो भी टॉप 4 टीम्स है ना, वो एक्स्ट्रा मैचेस खेलती है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ से ये लोग बना के निकल जाते हैं। तो हर एक टीम ओनर्स को ये रहता है कि वो लोग एटलीस्ट टॉप 4 में आगे बढ़े, जो कि इनका और प्रॉफिटेबल है ना, और ऐड हो सके यहाँ पे। तो गाइस जैसे अपन बेडिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अपन मिनी बेडिंग स्टार्ट होता है। अगर किसी टीम को कोई प्लेयर्स परफॉर्मेंस अच्छे नहीं दिए लास्ट ईयर टूर्नामेंट में, तो वो टीम के ओनर्स क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को रिलीज़ कर सकते हैं। तो जो टीम्स रिलीज़ हो गए और अनकैप प्लेयर्स है, तो उन दोनों को मिला के वापस बेडिंग स्टार्ट होती है, उसको मिनी बेडिंग करते हैं। और एवरी 3 years मेजर बेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे पूरे प्लेयर्स वापस टीम्स को पूरे चेंज करते हैं। तो ये शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 year ऊपर नीचे। तो ऐसे ये बेडिंग प्रोसेस है। तो गाइस इस ईयर IPL में कुछ न्यू रूल्स भी इनोवेटेड किए गए हैं, कुछ शायद आगे आपको मैचेस में देख सकते हो, जैसे कि वाइट बॉल और नो बॉल। अगर वाइट बॉल और नो बॉल बॉलर को अगर चाहे तो वो रिव्यू भी ले सकते हैं इसके ऊपर, वाइट बॉल और नो बॉल, जो पहले ये रूल नहीं था। और गाइस टीम लिस्ट जैसे टॉप प्लेइंग 11 के लिए भी आफ्टर टॉस भी अपन प्लेइंग 11 का लिस्ट वो लोग कैप्टन दे सकते हैं। तो गाइस ये कुछ न्यू रूल्स है जो आप फ्यूचर में मैचेस में देख पाएंगे। तो गाइस आप डेफिनेटली अपने फेवरेट टीम कौन है आप कमेंट्स में मेंशन करिए गाइस। और यह अपना टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं अपनों को, और सब्सक्राइब भी आप सब जने 1 सेकेंड लगेगा आप सब जने को सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।